पढ़ ही चुके थे। आज हमको पढ़ना है बहराम शाह से। देखिए जो बहराम शाह का जो शासन काल था वो 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक। ध्यान दीजिए, जो रजिया सुल्तान थी, हमने बताया दिया कि जो चालीसा दल था उसे मरवा दिया था। अब उसके बाद शासन काल किसका आता है? बहराम शाह। जो बहराम शाह था माने ये कोई योग्य शासक नहीं था। इसका नाम इसलिए आता है कि क्योंकि इसके पहले जो रजिया सुल्तान एक महान शासक था। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए, आज की डेट में अगर देखा जाए, जैसे कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, अगर उस प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ में कोई बिना प्रसिद्ध व्यक्ति वाला अगर उसके साथ में रह रहा है तो उसके साथ साथ उसका भी नाम हो जाता है कि नहीं? उसका प्रचार, उसका नाम हो जाता है कि नहीं? उसी तरह जो बहराम शाह था, इसके अंदर कोई विशेष क्वालिटी था नहीं। इसका नाम इसलिए आता है क्योंकि जो रजिया सुल्तान के बाद शासक है। और जो 1242 ईस्वी में जो चालीसा दल था, इसे बंदी बनवा कर क्या मरवा दिया। तो जो बहराम शाह था, इसका शासनकाल मात्र 2 वर्ष का था, यानी 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक। बहराम शाह के मरने के बाद जो अगला शासक आता है अलाउद्दीन मसूद शाह। जो इसका शासन काल था 1242 ईस्वी से लेकर 1246 ईस्वी। यानी बहराम शाह के मरने के बाद अब वहां का जो दिल्ली के गद्दी पर बैठा, वो कौन बैठा? अलाउद्दीन मसूद शाह। जो इसका शासन काल था, इसका भी ज्यादा दिन तक नहीं था, मात्र 4 साल तक। तो इसके अंदर भी कोई उस तरह की विशेष क्वालिटी नहीं थी। लेकिन इसके समय में एक विख्यात नाम आता है बलबन। एक नाम आता है बलबन। जो बलबन था वो पहले गुलाम था। लेकिन यह एक प्रतापी योद्धा था, माने बहुत साहसी चतुर था। तो ये जो बलबन था, ये ईरान का रहने वाला था। तो जो अलाउद्दीन मसूद शाह था, इसे जो है अपना अमीर हाजिब नियुक्त किया। अमीर हाजिब का मतलब होता है योद्धा। और ये बलबन कहाँ का निवासी था? ईरान का। तो जो अलाउद्दीन मसूद शाह, इसे अपना क्या नियुक्त कर लिया? योद्धा। यानी पहले गुलाम था, ये योद्धा भी नियुक्त हो गया। अब ये धीरे धीरे चाह रहा था, बलबन चाह रहा था कि धीरे धीरे हम चालीसा दल में पहुंचे। तो धीरे धीरे ये जो बलबन था, ये धीरे धीरे चालीसा दल में क्या किया? प्रवेश किया। यानी चालीसा दल में, या उस चालीसा दल में जो 40 तुर्क सरदार थे, उसमें ये पहुंचा। तो वहां पहुंचने में पहले थोड़ा सा विद्रोह लोग किए कि माने कहाँ का? ईरान का रहने वाला था, और जो इसके पहले थे वो 40 तुर्क सरदार थे ना, इसलिए इसका लोग विरोध किए बलबन का। लेकिन बलबन के अंदर क्या है? योग्यता थी, योद्धा था। तो बाद में इसे क्या जगह मिल गई? कहाँ? चालीसा दल। यानी ये चालीसा दल में क्या हो गया? नियुक्त हो गया। यानी बलबन देखकर चालीसा दल में नियुक्त हो गया। और एक नाम और याद रखिएगा, नसरुद्दीन शाह। एक नाम आता है, इसको ध्यान में रखिए। अभी आगे इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। जो नसरुद्दीन था, ये बलबन से मिला, बलबन से कहा किसी तरह षड्यंत्र रच कर जो है अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटाओ। माने जो नसरुद्दीन था बलबन। तो बलबन ने धीरे धीरे क्या किया? चालीसा दल में अपना जगह बना ही लिया था। तो ये क्या किया? बलबन जो चालीसा दल को भड़काता था, यानी चालीसा, इसके पास दिमाग था बलबन, वो चालीसा दल के पास जाता था, उसे गलत काम करने के लिए प्रेरित करता था। तो जब इन्हें गलत काम करने के लिए प्रेरित करता था, ये जब तक गलत काम करने की शुरुआत करते और तब तक बलबन ये सूचना अलाउद्दीन को दे देता था कि चालीसा दल आपके प्रति ये गलत काम कर रहे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, तमाम चीजें ले जाके। यानी चालीसा दल को भड़काने का काम कौन करता था? बलबन। और यही सूचना किसको जाके देता था? अलाउद्दीन। तो अब ध्यान दीजिए, अलाउद्दीन जो था, इसका विश्वास बढ़ता गया कि जो बलबन वो हमारा बहुत ही हितैषी,
लेकिन वास्तविकता तो कोई नहीं जान रहा है कि चालीसा दल को भड़का कौन रहा है, बलबन, ये कोई नहीं जान रहा। तो ये प्रक्रिया जारी रही। 1246 ईस्वी जो बलबन था, 1246 ईस्वी में षड्यंत्र रच कर क्या किया, अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से क्या नीचे उतार दिया। माने जो अलाउद्दीन मसूद शाह था उसे क्या किया, गद्दी से हटा दिया। माने सब, यानी जो इसका, यानी जो बलबन, कहने का मतलब बलबन की वजह से ही जो अलाउद्दीन मसूद शाह था ये गद्दी से क्या हुआ, इसे हटना पड़ा। क्योंकि ये क्या करता था, चालीसा दल को भड़काता था, और चालीसा दल को जो भड़काता था, ये जब गलत काम को करते थे तो ये सूचना किसे देता था, अलाउद्दीन। यानी हर कमजोरी जान के फायदे करेंगे। जैसे आज की डेट में भी देखिए, वो बलबन, हाँ बलबन दोनों लोगों का प्रिय था, यानी चालीसा दल का भी प्रिय हो गया था और अलाउद्दीन का। आज के डेट में भी देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति चापलूसी करता है दोनों तरफ से प्रिय होता है। तो वही का बलबन ने अलाउद्दीन को बर्बाद कौन किया, बलबन। अब देखिए, अब नसरुद्दीन शाह यानी अलाउद्दीन के बाद अब वहां का शासक यानी 1246 यानी 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक जो शासनकाल था वो नसरुद्दीन शाह का। यानी नसरुद्दीन ने तो बलबन को कहा कि किसी तरह से षड्यंत्र रचो, उसे गद्दी से हटाओ। अब नसरुद्दीन शाह का शासनकाल आता है 1246 से लेकर 1266। देखिए, गुलाम वंश में जितने शासक थे, चाहे वह रजिया सुल्तान रहे हो, चाहे इल्तुतमिश रहे हो, या कोई भी रहे हो, सबसे कम खर्चीला शासक नसरुद्दीन शाह। यानी सबसे, यानी गुलाम वंश का अगर पूछा जाए कि सबसे कम खर्चीला शासक कौन था, तो नसरुद्दीन शाह। देखिए, नसरुद्दीन शाह जो कम खर्चीला, इसे कहा क्यों जाता है? देखिए, नसरुद्दीन जो था ये सुल्तान बना, उसके बाद भी ये टोपी सिलने का काम करता था, टोपी बना। नसरुद्दीन क्या बनाता था, टोपी। ये टोपी बनाता था। तो जो इसका पर्सनल खर्च होता था, जो इसका पर्सनल खर्च होता था, उसे क्या करता था, माने टोपी बनाता था तो बिकता भी होगा, बिकता रहा होगा, तो उससे जो पैसा कमा मिलता था, यानी पर्सनल खर्च अपना एक किससे चलाता था, टोपी से। इसलिए इसे कम, यानी सबसे कम खर्चीला कहा जाता है। बाकी जो सरकारी पैसे थे, सरकारी पैसे से अपने शासनकाल की व्यवस्था को करता था। सरकारी पैसे से जो थे वो अपनी व्यवस्था को देखता था, और अपना पर्सनल काम ये जो खुद कमाता था टोपी बेच। और ध्यान दीजिए, अब आप लोग सोचेंगे टोपी बना रहा था राजा होकर के, मान लीजिए इसका पेशा रहा होगा पहले से, जैसे नहीं होता कुछ लोगों का पेशा हो जाता है कि कुछ भी कहे, कितना भी तरक्की करे लेकिन नहीं छोड़ते हैं ना। तो लेकिन अब ध्यान दीजिए, जो इसका टोपी था, जो टोपी बनाता था, उस टोपी की जो कीमत रही होगी कम तो रही नहीं होगी। बात समझे, भी एग्जाम्पल में समझ लीजिए, कोई भी अगर प्रसिद्ध व्यक्ति है, अगर वह कोई भी सामान जो बेचे तो नाम पे लोग ले लेते हैं। तो किसी को भी, जैसे भी एग्जाम्पल में समझ लीजिए, जैसे अमिताभ बच्चन ही है, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, अगर वो कोई भी सामान, यानी अपना खुद का कोई भी सामान अगर बेचेंगे तो नाम पे लोग क्या हजारों लाखों में खरीदेंगे। अभी जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मैच होता है, जैसे जब क्रिकेट विकेट होता है, जब फाइनल होता है, जैसे इंडिया की टीम मान लीजिए फाइनल में अगर जीत गई, तो फाइनल में जीतने के बाद जो रोहित शर्मा के बल्ले हुए या किसी के भी, तो जब मैच जीत जाते हैं तो उसी पुराने बल्ले का लोग क्या करते हैं, बोली लगाते हैं ना, करोड़ों लाखों में बिकती है ना। करोड़ों लाखों में क्यों बिकती है? क्योंकि वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति की, यानी वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति के हाथ में थी ना। इसलिए जो ये था नसरुद्दीन शाह था, ये सुल्तान बन गया। तो जो ये टोपी बनाता था, तो ये टोपी की कीमत कम नहीं रही होगी, यानी ये नाम का था कि टोपी बना रहा था, लेकिन इसकी टोपी की कीमत बहुत अधिक रही होगी। जैसे हमने नहीं बताया कि अभी क्या, जिसे हम लोग क्रिकेट विकेट क्या बाजारों में देखा जाए 1000, 10,000, 5,000 का बल्ला मिल जाएगा नया, लेकिन अगर वही बल्ला जो है अभी विश्व कप फाइनल हुआ और रोहित शर्मा जिस बल्ले से चौके छक्के मारे, अगर उसे खरीदा जाए तो बोलने लगती लाखों करोड़ों में। क्यों? उसकी उस बल्ले की कीमत क्यों बढ़ेगा? इसलिए बढ़ गई कि रोहित शर्मा एक प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो उसी तरह जो है ये टोपी था,
ये टोपी की कीमत कम नहीं रही होगी। यानी ये टोपी से, यानी नसरुद्दीन जो टोपी से कमाता था, जो टोपी से कमाता था उससे अपना क्या करता था, पर्सनल खर्च करता था। यानी पर्सनल, जैसे उसकी कोई इच्छा रही होगी कुछ भी खरीदने के लिए या कुछ पहनने के लिए या कुछ भी लेने के लिए, तो अपना पर्सनल खर्चा किससे चलाता था, टोपी से। इसलिए जो नसरुद्दीन शाह को क्या कहा जाता है कि सबसे कम खर्चीला, यानी गुलाम वंश का अगर सबसे कम खर्चीला शासक कोई था तो कौन था, नसरुद्दीन शाह। जो नसरुद्दीन शाह था, नसरुद्दीन का जो शासनकाल था 1246 से 1266 तक था। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि इसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी जरूर रही। अब देखिए, अब नसरुद्दीन शाह में जो, यानी जब नसरुद्दीन सुल्तान बना तो इसमें जो बलबन की शक्तियां थी वो बहुत बढ़ गई थी, यानी बलबन की शक्तियां बहुत बढ़ गई थी। अब इसके शासनकाल में, किसके, नसरुद्दीन शाह, जो बलबन था वो प्रधानमंत्री था। यानी नसरुद्दीन शाह के शासनकाल में जो बलबन था वो क्या था, पीएम था, यानी प्रधानमंत्री था। अब ध्यान दीजिए, नसरुद्दीन शाह को सुल्तान बनाने का जो सुल्तान जो बनाया उसमें किसकी भूमिका थी, बलबन को ना। तो बलबन को अच्छा पोस्ट देंगे कि या ऐसे गुलाम रखेंगे यहाँ। तो यानी इसके शासनकाल में जो इसकी शक्तियां थी वो क्या हुई, बढ़ गई नसरुद्दीन शाह के। तो 1265 ईस्वी में जो नसरुद्दीन शाह, यानी 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद किसका शासनकाल आता है, जो है बलबन का, क्योंकि उस समय कोई जो है अच्छा योग शासक बचा ही नहीं था, इसलिए उसके बाद किसकी शासनकाल आती है, बलबन। अब बलबन का जो शासनकाल है इसके बारे में जो है कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।